हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र टीईटी स्पेशल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आप सबको पिछली वीडियो में बताया था कि जल्द ही आप लोगों को हिंदी का भी एक पोर्शन मिलेगा, जिसमें आपको पूरी हिंदी की सीरीज मिलेगी जो कि आपके SCERT की बुक्स पर आधारित ही क्वेश्चंस पर होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको SCERT की बुक्स में मिलेंगे और वही मैंने उसी से छांट कर इन प्रश्नों को लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये हिंदी की सीरीज का पार्ट 1 है। इसके आगे के आपको अन्य भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो SCERT की बुक से आप पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए यूपी टेट तथा सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यहाँ नीचे लगे रेड कलर के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों, सूर्योदय जो है, पहले सूर्योदय का संधि विच्छेद देख लीजिए क्या होता है। सूर्य प्लस उदय, क्या है? सूर्य प्लस उदय हुआ है। तो यानी कि ये स्वर संधि से संबंधित है, क्योंकि इधर आ दिया हुआ है। आ प्लस ऊ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, सूर्योदय हो गया। तो ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। अब ओ किस में बनता है? तो ये आपके गुण संधि में बनता है। इसका क्या आंसर हो गया? आपका गुण संधि आंसर हो गया इसका। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, 4 दिन की चांदनी एक मुहावरा है। इसका अर्थ आप लोगों को बताना। तो इसका अर्थ होता है थोड़े दिन का सुख। दोस्तों, आप लोग मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका मुहावरे से निश्चित आएगा, 100% कन्फर्म है। हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन मुहावरे से जरूर पूछा जाता है। तो मुहावरे ज़्यादा टफ नहीं है आपके। मैं पूरी एक सीट आपको मुहावरे की प्रोवाइड करा दूंगा। वो पूरी सीट आप लोग याद कर लेंगे तो आपको उसके अलावा अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही सीट तैयार हो जाएगी आप लोगों को तुरंत बता दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सा समास है? तो दोस्तों, यथार्थ में कौन सा समास होगा? आप लोग खुद दिमाग लगाइए। देखिए, तत्पुरुष हो नहीं सकता है। आंसर मत देखिए, पहले आंसर वैसे सामने दिया हुआ है लेकिन आंसर मत देखिए, यथार्थ दिया हुआ है। यथार्थ में कौन सा समास हो सकता है? तत्पुरुष होगा नहीं, द्विग भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी किसी भी विशेषता से मैच नहीं हो रहा है। इसके अलावा आप कौन सा? बहुब्री भी नहीं होता है, कर्मधारय भी नहीं। तो इसका अव्ययी भाव समास बचता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद अव्यय हो। तो अव्यय इसमें यथा क्या है? यथा जो होता है ये अव्यय होता है। तो यथार्थ जो है ये अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। यथा लगा हो, इसके अलावा प्रति लगा हो, अप लगा हो, अति लगा हो, सु लगा हो, प्रा लगा हो, ये सभी जो होते हैं ये आपके अव्यय होते हैं, जो कि यदि शब्द के प्रारंभ में लगे होते हैं तो वहां पर निश्चित ही अव्यय भाव समास होता है। ये चीजें याद कर लीजिए, शब्द आप लोग याद कर लीजिए। यथा हो गया, प्रति हो गया, अप हो गया, आपके बाद अति हो गया, अधि हो गया, सु हो गया। ये कुछ नाम है। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी। इन नामों को याद कर लीजिए। यदि ये सभी इनमें से कोई भी एक आपको शब्द के प्रारंभ में मिल जाता है तो समझ लीजिए वो आपका अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। इसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर, जूही की कला किस कवि की प्रथम रचना है? तो दोस्तों, जूही की कला जो ये काव्य रचना है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जूही की कला किस कवि की प्रथम रचना है। तो ये निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम रचना है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो जूही की कला है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि जूही की कला जो है ये किस छंद का उदाहरण है? तो दोस्तों, सबसे मुक्त छंद का सबसे अच्छा उदाहरण जो माना जाता है वो जूही की कला, यही काव्य माना जाता है। और ये आपको हर जगह मिल जाएगा उदाहरण में। जूही की कला काव्य जो है ये मुक्त छंद का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब है 5 नंबर, अवसाद में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों, अवसाद में आपको दिख रहा होगा अब अवसाद। तो इसमें क्या अब उपसर्ग हो गया? अब उपसर्ग हो गया इसमें। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, दुष्कर का संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों, दुष्कर का संधि विच्छेद क्या होता है? धु प्लस कर। तो ये किस संधि का उदाहरण है? ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, पहली चीज। अब इसका जो आपका संधि विच्छेद बनता है वो बनेगा दु प्लस कर। और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग के बाद में यदि का आता है तो वो सा बन जाता है, आधा सा। तो इसी प्रकार से इसे दुष्कर कहा जाता है, आधा सा।
तो ये आधा सा काम में लग गया विसर्ग की जगह पर, तो ये दुष्कर बन जाता है। ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको आज एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कामायनी किसकी रचना है। कामायनी हिंदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये आपको बताना है कि कामायनी किस प्रसिद्ध रचनाकार की रचना है। ये आंसर आप लोग जरूर अधिक से अधिक संख्या में देते हैं। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। कोई दो अभिकारी शब्द के उदाहरण लिखो। तो दोस्तों अभिकारी शब्द कौन से होते हैं, पहले आपको अभिकारी शब्द पता होना चाहिए, तब आप लोग उदाहरण दे पाएंगे उसके। तो अभिकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो कि दो वाक्यों को जोड़ते हैं, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अभिकारी शब्दों को क्या कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय कह लीजिए या अभिकारी शब्द कह लीजिए, दोनों एक ही बातें होती हैं। अब आपसे पूछा गया कि अभिकारी शब्द के उदाहरण देने हैं, तो उधर, यहाँ, इधर, वहाँ, ये जितने भी होते हैं, सब अव्यय जितने भी मिलेंगे आपको, ये सभी अभिकारी शब्द के उदाहरण होते हैं, क्योंकि अभिकारी और अव्यय दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। किन्हीं दो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे कि आदमी हो गया, औरत हो गई, विद्यार्थी हो गए, तो ये आपको पूरी एक जाति का बोध करा रहे हैं। आदमी, जैसे कि आपको आदमी दिया गया, यानी कि ये पूरे पुरुष वर्ग का बोध करा रहा है, पूरी पुरुष वर्ग की जाति का। इसके बाद औरत दिया हुआ है, यानी कि ये पूरी स्त्री वर्ग का बोध करा रहे हैं, स्त्री वर्ग की पूरी जाति का। इसके बाद विद्यार्थी दिया गया है, इसके बाद विद्यार्थी दिया गया, तो विद्यार्थी के अंतर्गत कौन आ गए, जितने भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं वो सभी आपके विद्यार्थी के अंतर्गत आ गए। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसे लांघना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो दोस्तों जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, दुर्लंघ कहा जाता है। क्या कहते हैं, दुर्लंघ कहा जाता है, जिसे लांघना बहुत कठिन हो। और आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, दो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आए थे लिखित परीक्षा में, और एक क्वेश्चन आपका आया था टीटी यूपी टीटी के एग्ज़ाम में। तो लगभग हर यूपी टीटी सीटेट के एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो निश्चित आपको इससे भी मिलेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी। तो ये भी अच्छे से तैयार करते रहिए जो भी मैं आपको करा रहा हूँ। इसका 10 नंबर क्वेश्चन है, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है। तो दोस्तों केशव दास जी ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है। किसे, अलंकार को काव्य की आत्मा किसने बताया, केशव दास जी ने बताया है। इसके बाद बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है। तो तुम खाओ ये आज्ञावाचक वाक्य होता है। कैसा है कि आज्ञा दी जा रही कि तुम खाओ, तो ये आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, औरत किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों औरत जो है ये आपका तत्सम शब्द होता है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है औरत। कैसा शब्द हो गया, तो आपका तत्सम शब्द होता है। ये भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, तत्सम और तद्भव शब्द इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा। अब अगला है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा, गगन को चूमने वाला। तो इसमें आपका क्या लग गया, इसमें आपका गगन को चूमने वाला को लग गया, यानी कि ये आपका कारक होता है। तो इसमें आपका कारक आ गया, कारक आ गया, तो यानी कि आपका तत्पुरुष समास होगा। गगनचुंबी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। अब दोस्तों कुछ लोग इसमें कहेंगे कि गगन को चूमने वाला आ रहा है, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो सकता है। लेकिन बहुब्रीहि समास कब होता है, जब दो पदों में से कोई भी पद ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि इससे कोई विशेष अर्थ बनता है, तब वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो गगन को चूमने वाला कोई ऐसा स्पेसिफिक व्यक्ति तो हो नहीं सकता है जिसका हम लोग नाम बता सकें, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका तत्पुरुष समास होगा। गगनचुंबी में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, इसमें को कारक लगा हुआ है। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, किस स्वर का कोई मात्रा या चिन्ह नहीं होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किस स्वर में कोई भी मात्रा या चिन्ह में नहीं होता है। तो दोस्तों ये आपका छोटा आ होता है, जिसमें कि ना तो कोई मात्रा होती ना कोई चिन्ह होता है, और सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्वर होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा आ की ना तो कहीं मात्रा लगाई जाती है, ना ही इसका कोई मात्रा चिन्ह होता है, ना ही कोई विसर्गें लगाई जाती हैं, लेकिन ये एक प्रकार का स्वर होता है, और सबसे पहला स्वर जो होता है वो यही होता है, छोटा आ। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर और देना है, तो आप लोगों को बताना है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल कितने स्वर हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था ऊपर, कामायनी किसकी रचना है। दूसरा क्वेश्चन हो गया, स्वर कितने होते हैं।
इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। तो दोस्तों पटना में जो मुख्यतः बिहारी बोली बोली जाती है इसे मगही कहते हैं। कौन सी है? मगही भाषा जो है ये आपके पटना क्षेत्र में बोली जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि बोलियां भी आपकी आने वाली हैं। जल्दी आप लोगों को यूपी टीईटी से रिलेटेड एक अन्य वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको पूरा सिलेबस वाइज बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि अब सिर्फ आप लोगों के पास 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो 40 दिन में आप लोग किस प्रकार से अपनी तैयारी करें, क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरा आपको सिलेबस वाइज आज शाम तक या फिर कल तक बता दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर, हिया का तत्सम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों हिया का तत्सम शब्द पूछा गया आपसे। हिया का तत्सम शब्द होता है हृदय। क्या होता है? हृदय शब्द जो है ये आपका हिया का तत्सम शब्द होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्सम शब्द के अंतर्गत क्या है? हिया का तत्सम शब्द हृदय हो गया। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, ऋण जल धन जल किसकी रचना है। तो दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ऋण जल धन जल किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। नाम याद कर लीजिए आप लोग। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, उनको भी याद कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर, जिस पर कोई भी अंकुश ना लगाया जा सके उसको क्या कहा जाता है। तो उसे निरंकुश कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंकुश कहा जाता है। जिस पर कोई भी अंकुश ना लगाया जा सके वो निरंकुश कहलाता है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, सा कौन सा व्यंजन है। ये आप लोगों को बताना कि सा कौन सा व्यंजन है, किसके अंतर्गत आता है। तो ये उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। उस व्यंजन, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपके आते हैं शाखा शाह, ये आपके 4 होते हैं। उस व्यंजन भी इनको कह दिया जाता है, संघर्षी व्यंजन भी कह दिया जाता है। तो ये नाम भी आप लोग याद कर लें, 4 होते हैं, उस व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी टीईटी 2018 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कोर्सेज आपके करा रहा हूं, जिसमें आपकी पूरी यूपी टीईटी की तैयारी की जा रही है, ताकि आप लोग 120 से अधिक अंक ला सकें। इसकी पूरी तैयारी चल रही है हमारे चैनल पर। तो यूपी टीईटी 2018 नाम से प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप लोग मेरी पिछली सभी वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपका बाल विकास का एक 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट ला चुका हूँ, संस्कृत का ला चुका हूँ। इसके अलावा एक ईवीएस का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जिसमें आपके ईवीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पर। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, खेती किस शब्द का तद्भव रूप है। तो आप लोगों को बताना खेती जो शब्द है ये किस शब्द का तद्भव रूप होता है। तो दोस्तों ये कृषि का तद्भव रूप होता है। कृषि शब्द जो होता है इसका तद्भव रूप जो होता है वो खेती कहा जाता है। ये आज आप लोगों के दोस्तों 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों ये सभी 20 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लीजिए, जल्दी आपको इसके आगे के भी पार्ट मिलेंगे और इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट के भी पार्ट मिलेंगे। इन सभी को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। बस आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल रटी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ग्रुप में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस के आंसर ना दिए हैं तो वो आंसर देना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।